Good morning, dear student. So, today we are going to just continue our lesson number 2 and देखिए तो आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, खेती और सिंचाई, मतलब कृषि और सिंचाई की। अब हम देखेंगे चोला के जो चोल वंश के थे राजा, उनका प्रशासन तो था उस टाइम कृषि और सिंचाई का क्या क्या उनकी इम्पोर्टेंस थी, किस तरीके से वहाँ कृषि को एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग उनको ढाला जाता था, किस तरह की सिंचाई जो थी वो चोल वंश के टाइम में की जाती थी। ओके, मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। चोल वंश के जो राजा थे उन्होंने कई नए नए तकनीक लाए कि कृषि में भी नए नए विकास होने चाहिए। लुक एट मैप 2 अगेन, मैप 2 में आप दोबारा देखिए कि नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू, कावेरी डेल्टा के बारे में तो आपने पढ़ा था कि गंगा घाटी के किनारे जो ये कावेरी डेल्टा को जो आपने पढ़ा था कि वहां तो चोल वंश का अधिकार था ही, और आपको खुद भी पता है कि जिस जगह पे नदी होंगे, है ना, नदी होंगे, पोखर होंगे, तो अगर उस जगह का जो वो जो क्षेत्र होगा वहाँ की मिट्टी उपजाऊ ऑटोमेटिक होगी, है ना। तो जहाँ पे नदी होंगे उसके आसपास के जितने भी खेत होंगे उनको पानी समय समय से मिलता रहेगा, उनकी मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनती जाएगी और वहाँ की जो खेती है वो समृद्ध होती जाएगी। अगर खेती अच्छी होगी तो किसान भी उसमें मन लगाकर काम करेंगे और किसानों को भी समृद्धि, धन संपत्ति मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से चोल वंशों ने सोचा कि चोल वंश के राजाओं ने सोचा कि हम कुछ कृषि में भी विकास करते हैं जिससे कि हमारा जो कृषि से भी हम समृद्ध होते रहें। ओके, और किसानों को भी किसानों के लिए भी अगर हम नई नई तकनीकों का विकास करेंगे तो किसानों का भी मन लगा रहेगा अच्छे से खेती करने में। फिर उन्होंने ये तटबंध वगैरह बनाए, पानी के लिए तटबंध वगैरह बनाया गया, नहरें बनाई गई जिससे नहरों से डायरेक्ट पानी खेतों में जा सके, ऐसी कुछ तकनीक डेवलप की गई। उसके बाद उन्होंने कुछ कुएं खुदवाए, कुएं और बारिश का पानी जो है वो डायरेक्ट हमारे पास स्टोर होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कई सारे डैम्स वगैरह सोचे, बनवाए, उन्होंने कुएं वगैरह बनवाए, ठीक है ना। इस तरीके से चोल वंश ने खेती और सिंचाई के लिए भी बहुत सारी डेवलपमेंट को, बहुत सारी टेक्निक्स को डेवलप किया। ओके, जिससे कि मतलब उस टाइम जो कृषि थी वो काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रही थी। ओके, तो इस तरीके से वहाँ के जो किसान थे वो भी काफ़ी समृद्ध होते जा रहे थे, वो भी काफ़ी खुश हुआ करते थे। उस जो क्षेत्र के किसान थे उन्हें भी अच्छी अच्छी तकनीकें मिल रही थी, सीखने को और करने को मिल रहा था, उनके पास भी फिर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, धन भी था, क्योंकि खेती में क्या थी, खेती में निरंतर क्या थी, उन्हें सफलता मिल रही थी। ओके, तो ये था हमारा इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है ना। तो और लोगों ने एकदम एक्टिव हो के उसमें इंटरेस्ट लिया और काफ़ी अच्छे से खेती किसानी की, जिससे कि काफ़ी अच्छी एग्रीकल्चर होती गई। ओके, अब देखिए हम देखते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब ये चोल वंश का जो प्रशासन था वो किस तरीके से उनका बढ़ रहा था, किस तरीके से चल रहा था, वो हमें देखना है कि हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, कि उनका प्रशासन जो था वो कैसे संगठित होता जा रहा था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट, अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे, कीवर्ड्स आएंगे, इनको आपको नोट करते जाना है कि यहाँ पे एक आया है उर किसे कहा जाता है, किसानों की बस्तियों को, जहाँ किसान रहते हैं उस क्षेत्र को उर कहा जाता है, ठीक है ना। कि सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स मीन्स क्या होता है, किसान, और किसानों की बस्तियों को क्या कहते हैं, उर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको नोट करना चाहिए। ओके, बिकम प्रॉस्पेरियस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन, जैसे जैसे कृषि में नई नई टेक्निक्स आने लगी, नए नए डेवलपमेंट्स होने लगे, कृषि मतलब खेती जो थी वो धीरे धीरे समृद्ध होने लगी और वहाँ के किसान भी जो थे वो खूब धनवान होने लग गए, उनके पास भी अब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, अच्छा अनाज था, पैसे थे। तो धीरे धीरे वो कृषि के साथ साथ वो जो क्षेत्र था वहाँ अच्छी खासी कृषि के साथ साथ किसान को भी फायदा होने लगा, किसान भी खुश होने लगे। ओके, ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू। अभी हमने उर पढ़ा कि किसानों की बस्ती को उर कहते हैं, और नाडू किसे कहते हैं, जब 2-4 गांव एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हें नाडू कहा जाता है। एक गांव नहीं, जैसे मान लीजिए कि 2-4 गांव हैं, ऐसे छोटे छोटे 3-4 गांव हैं, तो इनको अगर मिला दिया जाए तो ये नाडू कहलाया जाएगा। ओके, तो जैसे एक गांव में तो ग्राम पंचायत होती है, अगर इन सभी को मिला जाए तो ये सब गांव को नाडू एक ऑर्गेनाइजेशन आप समझ लीजिए। तो इन छोटे छोटे गांव को मिलाकर अगर कोई इनको ऑर्गेनाइज करता था वो था नाडू एक तरह का आप ऑर्गेनाइजेशन समझिए, ठीक है ना, संस्था। फिर देखिए द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म, और ये जो नाडू था ये सभी गाँव की परेशानियाँ और इनमें जो भी डिसीजन लेने होते
होते थे या जो तकलीफ हुआ करती थी वो सारे डिसीजन नाडू ही लिया करते थे। ठीक है, इस तरीके से परफॉर्म अलग अलग बहुत सारे काम भी हुआ करते थे। गांव में अगर कोई तकलीफ है, सुधार है, तो वो सब नाडू ही किया करते थे। ओके, इसके बाद देखते हैं रिच पीजेंट्स ऑफ विलाला। यहाँ पे एक और वर्ड है विलाला। विलाला एक कास्ट है, किसानों की एक कास्ट है, और ये विलाला जो थे ये किसानों में सबसे अमीर कास्ट के किसान थे। कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। तो इनके ऊपर जो था ये जो रिच पीजेंट्स ऑफ द मतलब जो अमीर किसानों में सबसे कोई अगर सबसे अमीर किसान था वो थे विलाला कास्ट के किसान। ओके, तो इनके ऊपर भी कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू, ये भी नाडू के ऊपर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते थे कि ये भी उनके डिसीजन में सम्मिलित हो सके अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। और इसको कंट्रोल कौन करता था? चोला गवर्नमेंट। ओके, ये नाडू को भी। द चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स। तो चोला गवर्नमेंट, चोला जो ये इनकी थी, चोला सरकार जो थी, चोला शासन के जो राजा थे, इन्होंने कुछ टाइटल देना स्टार्ट कर दिया। जैसे यहाँ है मुवेंद वेलन। मुवेंद वेलन एक नया वर्ड है, ये इसका मतलब देखिए क्या है, अवेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। ये मुवेंद वेलन वो कृषि हुआ करते थे, वो किसान हुआ करते थे जो 3 राजाओं को अपनी सर्विस प्रोवाइड कराया करते थे। तो वो किसान क्या कहलाते थे? मुवेंद वेलन। ठीक है ना, ये उस कैटेगरी के किसान थे जो 3 राजाओं को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ओके, फिर देखिए अरियार जो थे ये उनके चीफ, सबसे प्रधान हुआ करते थे उनमें से। एज मार्कर ऑफ रिस्पेक्ट, इस तरीके से चोल वंश के जो राजा थे उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम किसानों को भी एक अच्छी एक रिस्पेक्ट देंगे जिससे कि वो आगे मोटिवेट होकर काम करते रहें और कृषि पे पूरा ध्यान देते रहें। ओके, फिर देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट एंड ट्रस्टेड देम विथ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। धीरे धीरे उन्होंने ऐसा ही किया कि छोटी छोटी उपाधि किसानों को देने लगे, जिससे किसानों को भी ये लगे कि हमें भी ये अपने शासन में या अपने महल में और हमें भी ये कुछ सम्मान दे रहे हैं और हमें छोटी छोटी पोस्ट दे रहे हैं, जिससे कि वो एक्टिव होके कृषि में अपना योगदान देते रहें। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ लिया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर और एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की चोल वंश के समय कृषि और सिंचाई का क्या था, और एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ लिया कि उस शासनकाल में कैसा वहाँ का साम्राज्य चल रहा था। ओके, तो ये मैंने बता दिया कि उर मीन्स क्या होता है। उर मीन्स होता है जहाँ किसानों की बस्ती होती है, और नाडू मतलब होता है गांव, छोटे छोटे गांव का समूह होता है। एक तरह से नाडू एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए। ठीक है, फिर वेलाला जो थे, वेलाला एक सबसे अमीर कास्ट के किसान थे। ठीक है, और उसके बाद एक और था मुवेंद वेलन, जो कि ऐसे किसान थे जो कि 3 राजाओं को एक साथ सर्विस दिया करते थे। और अरियार मैंने आपको बताया कि सबसे जो प्रधान, सबसे जो बड़े होते उनको अरियार कहा गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा चैप्टर भी ये फिनिश ही है, थोड़ा सा और बचा है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।